आज की इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये हमारे 3 टॉपिक हैं रीतिकाल के अंदर, और ये इन तीनों की विशेषताएं एग्जामिनर पूछता है। रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। अगर आपने रीतिकाल के नामकरण वाली वीडियो नहीं देखी है, जो पहला ही टॉपिक है, उसको ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद आपको सारा रीतिकाल का जो थोड़ा बहुत है, क्या कुछ है घटना है इसकी, उसको देखने के बाद समझ में आएगी। क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ, हिंदी की जो वीडियोज़ है ना, जो यूनिट सेकंड होती है हमारी, वो पहले से लेके जो लास्ट तक 4-5 टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर पहला टॉपिक हमारा अच्छे से तैयार हो जाता है तो हमें आगे वाले टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आती। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। साथ ही इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम इसके अंदर एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साथ ही मैं इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं आप सभी को, जो इस तीनों टॉपिक्स में काम आएगी। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या लिखें क्या पढ़ें, क्योंकि तीनों टॉपिक एक तीर के साथ हम 3 निशाने करने वाले हैं, और एग्जामिनर इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। तो साथ ही साथ वीडियो के साथ मैं आपको समझाता चलूँगा, और साथ ही साथ लास्ट में बताऊँगा कि आपको इसको कैसे लिखना है। जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया, 8 + 5 = 13 मार्क्स। तो 13 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, यानी कि ये 13 मार्क्स से एक क्वेश्चन से पक्के होंगे आपके। तो टोटल यूनिट जो है 26 मार्क्स की आती है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत एफर्ट लगे हैं इस वीडियो पर, और आज के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले रीतिसिद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ देखते हैं, और रीतिकाल की जो ये भूमिका है देख लेते हैं। मध्यकालीन रीति काव्य दरबारी संस्कृत में पलने वाला साहित्य था। उस समय के राज दरबारी कवि ने स्वान्त सुखाय काव्य की रचना न करके धन मान प्राप्त करने के लिए स्वामिन सुखाय काव्य रचना की रचना न करके धन मान प्राप्त करने के लिए स्वामिन सुखाय काव्य रचा। इस काव्य में सूर और तुलसी जैसी तन्मयता, उदार चेतना तथा सात्विकता नहीं है, बल्कि इनकी चेतना तो सुरा सुंदरी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती रही। भाव सौंदर्य की अपेक्षा इन कवियों को रूप सौंदर्य अधिक आकर्षित करता रहा। फलस्वरूप उस समय के श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया, जिसका मुख्य कारण उस समय का घुटनशील वातावरण है। रीतिकाल की साहित्य विशेषता इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्वान्त सुखाय काव्य, इसका मतलब होता है, स्वान्त का मतलब होता है कि अपने जो सुख के लिए लिखना। यहाँ पे इन कवियों ने खुद के सुख के लिए नहीं लिखा, बल्कि धन मान प्राप्त करने के लिए स्वामिन, जो राजा होता है, उसके लिए इन्होंने काव्य रचा है। और इसके अंदर जो भी इन्होंने रीतिकाल के अंदर वर्णन किया है, वो सारा स्त्री के ऊपर वर्णन किया है। स्त्री को सिर्फ यहाँ पे भोग विलास की ही वस्तु समझा जाता है, उसके जो शरीर की तरफ आकर्षण होता है राजाओं का। तो यहाँ पे नारी को एक थोड़ा सा तुच्छ देखने को मिलेगा यहाँ पर। और आगे चलते हैं, तो सबसे पहले मेन पॉइंट अब आपको यहीं से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य है, रीतिसिद्ध काव्य है और रीति मुक्त काव्य है। यहाँ पर जो रीतिबद्ध काव्य हैं, इसके ये 2 पॉइंट अलग हैं, नायक नायिका भेद नक्शिक वर्णन, और इसके 2 पॉइंट अलग है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण नीति काव्य। इन दोनों टॉपिक से ये शुरुआत के 2 पॉइंट अलग हैं, और दोनों के ये लास्ट के जो 5 पॉइंट बच गए ना, ये सेम लिखने हैं इन दोनों के अंदर। इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और जो हमारा रीति मुक्त काव्य है ना, उसके अंदर भी जो शुरुआत के 3 पॉइंट हैं वो अलग होंगे, और बाकी के जो 5 पॉइंट है वो सेम लिखने हैं। जैसे कि वहाँ पर आपको स्वच्छंद प्रेम देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे वो विरह वर्णन देखने को मिलेगा। तो वो 2-3 पॉइंट अलग होंगे, और बाकी तीनों की ये 5 पॉइंट बच गए वो बिल्कुल सेम हैं। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ आपको जो रीतिबद्ध के जो प्रवर्तक हैं, इनके जो कवि हुए हैं, इनके जो नाम है वो ध्यान में ज़रूर रखना है। जैसे रीतिसिद्ध के एक ही प्रवर्तक थे बिहारी, और रीतिमुक्त के
3-4 प्रवर्तक थे। तो जब भी आप जैसे क्वेश्चन बनाओगे ना, क्वेश्चन बनाने के बाद आपको भूमिका बनाने के बाद लिखना है इनके रीतिबद्ध काव्य के प्रवर्तक डालना है, ठीक है। फिर इसके जो पॉइंट आपको लिखना है, चलिए पॉइंटों को देख लेते हैं। यहाँ पर लक्षण ग्रंथों का निर्माण, सभी रीतिबद्ध कवियों ने संस्कृत के काव्य पर आधारित लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। यहाँ पर जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो रीतिबद्ध कवियों ने संस्कृत के आधार पर लिखे। इन्होंने कवित्व तथा आचार्यत्व के एक साथ निभाने की कोशिश की। कवित्व और आचार्य दोनों को एक साथ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। रीतिबद्ध कवियों ने प्रत्यक्ष रूप से काव्यांगों संबंधी लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो नहीं किया, पर लक्षणों को लक्ष्य करके काव्य ग्रंथ लिखे हैं। इन कवियों ने पहले रस अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण देते हैं। इस वे उदाहरण में अपनी काव्य रचनाएं की हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया था ना, नायिका भेद, रस अलंकार के बारे में ही इनके अंदर जो देखने को मिलेगा। तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अब आते हैं नीति काव्य के अंदर। नीति काव्य है रीतिकालीन कवियों की जो नीति संबंधी सूक्तियाँ थी यत्र तत्र यहाँ पर बिखरी हुई मिल जाती हैं। जो नीति संबंधी काव्य रचना करने के लिए इनके पास इतने अनुभव नहीं थे। जैसे जो काम हम नीति वाइज करते हैं ना, इनका इतना अनुभव नहीं था। जैसे बिहारी हो गए, मतीराम, गिरधर तथा वरंत की रचनाओं में नीति की अनेक सूक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। इनकी जो रचनाएं हुई हैं उनके अंदर नीति की अनेक सूक्तियाँ देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। प्रेमानुभूति, प्रेमानुभूति यहाँ पर जैसे कि धनानंद का जो प्रेम था, श्री कृष्ण का जो प्रेम दिखाया है इन्होंने, इसके सामने इनका कोई भी प्रेम नहीं है। जो रीतिबद्ध कवि हैं इनका, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेम के अंदर संयोग और वियोग देखने को मिलता है। जैसे ये श्रृंगार के उदाहरण है, संयोग और वियोग। संयोग में जैसे कि प्रेमिका का आपस में मिलना, एक साथ प्रेम करना, और वियोग का मतलब होता है प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो उनकी तड़फ उत्पन्न होती है वो होती है वियोग। आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नारी को तो बस सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा गया है। जैसे राजाओं तथा श्रद्धा, जो रीतिकालीन के जो कवि थे यहाँ पर अपने राजाओं के प्रति इन्होंने इतनी प्रसन्नता की बातें लिखी हैं, इतनी वीरता का गुणगान किया है। इनके राजाओं ने ये किया वो किया। सिर्फ जो भी इनके पास आश्रयदाता हैं, हम जैसे पढ़ने वाले हैं या फिर जो और भी हैं, उनको लुभाने का काम किया है यहाँ पर। और इसके ऊपर मैं बता चुका था कि नारी का क्या यहाँ पे योगदान रहा। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण के यहाँ पर आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। यहाँ से जैसे प्रकृति है, प्रकृति में जैसे हो गए पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है। इनको देखने पर जैसे आप यहाँ पे आप खड़े हो, आपको इनको देखकर जो आकर्षित, जो इनकी सुंदर सुंदर बनावट है और जो जैसे पेड़ लहरा रहे हैं, इनको देखने से जो आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण, वो हो गया हमारा आलंबन। और जो इनको देखकर हम आकर्षित हो रहे हैं वो उद्दीपन हो गया। चलो मैं इसको आपको अपनी ही लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि आलंबन और उद्दीपन, सपोज कीजिएगा यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का है। यहाँ पर जो ये लड़की दिख रही है ये बहुत ही आप स्मार्ट मान लीजिएगा, सुंदर है, सुशील है, और इसकी इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी है कि जो ये लड़का इसको देखने लग रहा है ना, ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। और इससे जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, इसकी तरफ से निकल के आ रहा है आकर्षण। जो ये आकर्षण निकल के आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है, आलंबन है। इस लड़की की मतलब पर्सनैलिटी देखकर जो आकर्षित कर रही है इसको, जो आकर्षण निकल के आ रहा है, ये हो गया आलंबन। और जो ये आकर्षण देखकर जो लड़का है इसको आकर्षित हो रहा है, ये क्या है, ये है उद्दीपन। मतलब कि जो इसका जो आकर्षण को देखकर जो ये आकर्षित हो रहा है, ये हो गया उद्दीपन। और इसके जो आकर्षण निकल रहा है ये आलंबन हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आप समझ गए होंगे कि आलंबन और उद्दीपन क्या होता है। बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आप सभी के लिए ही ये वीडियो लाया हूँ। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हैं कंटेंट ढूंढने में, बुक्स के अंदर से बिल्कुल अलग हटने की कोशिश की है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो और ऐसी डिटेल्स।
आगे चलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि भक्ति भावना क्या होती है कि किसी भी भगवान की भक्ति करना, ठीक है ना, राम की, श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर राम, गंगा, शिव, दुर्गा तथा राधा कृष्ण देवी देवताओं की ही भक्ति की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। रस व अलंकार, इसके अंदर अलंकार भी प्रयोग हुआ है और यहाँ पे जो रस देखने को मिलता है हमें वीर रस का भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वीरता की जो बातें दिखाई गई हैं, जैसे कि औरंगजेब की क्रूरता और कट्टरता की नीति के कारण हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, जिसके फलस्वरूप वीरात्मक प्रवृत्तियां जाग उठी। जैसे एक दूसरे से राजा युद्ध किए, कोई वीर गति को प्राप्त हो गया, कोई युद्ध जीत गया, तो ऐसी वीरता इसके अंदर देखने को मिली। तो यहाँ पे वीर रस देखने को मिलता है। यहाँ पे रीतिकालीन काव्य के अंदर जो अलंकार का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, वे साधन ने साध्य बनकर रह गए। साधन क्या होता है? जरिया। और साध्य क्या होता है? साध्य होता है लक्ष्य। अब यही है, साधन वो होता है जिसके हम जो जरिए काम करते हैं, साध्य वो होता है लक्ष्य बनकर रह गया है। परिणाम स्वरूप काव्य का सौंदर्य बढ़ाने की अपेक्षा कम हुआ है। जहाँ का एकमात्र अलंकार के चमत्कार के पीछे दौड़ता है, वहाँ तो काव्य रूप की विकृति हो गई ही है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको अलंकार का भी चमत्कार देखने को मिलता है। इसी कारण अलंकार के जो कारण इसको कलाकाल भी कहा है। कलाकाल किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी को पता हो। नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इनको कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको कलाकाल कहा है। आगे चलते हैं। जैसे भाषा शैली, रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। यह काल ब्रज भाषा या श्रवण युग था। अलंकार प्रिय होने के कारण इस काल का कवि भाषा के सजीव श्रृंगार के प्रति सजग था। यानी कि जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग वर्णन देखने को मिलता है। बुंदेलखंडी और राजस्थानी भाषा को प्रयोग किया है, साथ ही अरबी फारसी के शब्दों को इसके अंदर प्रयोग किया है। और हाँ, अब जो ये 2 पॉइंट बच गए ना, जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो 2 पॉइंट बचे हैं ये रीतिबद्ध काव्य के बच गए हैं। रीति सिद्ध के मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे जैसे कि नाई का भेद वही है कि रीतिकाल की कुछ कवियों ने वीरता, नीति, भक्ति आदि विषय पर भी काव्य रचना की, परंतु कवियों ने यहाँ पर श्रृंगार रस उत्पन्न किया है। नायिका के भेद में यही कि जैसे कि नायक नायिका का प्रेम का वर्णन दिखाया गया है। यहाँ पे जो इनका संयोग और वियोग श्रृंगार की जो मार्मिकता है उनको देखने को मिलता है। यद्यपि रीतिकालीन काव्यों का प्रमुख वर्णन नायिका भेद, नक्षिक अलंकार आदि लक्षण प्रस्तुत करना है। कुछ नहीं, नायिका भेद में भी उसका जो श्रृंगार में संयोग और वियोग का वर्णन देखने को मिलता है। इसी तरह से नक्षिक वर्णन है, यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दरबारी परिवेश के फलस्वरूप नारी केवल पुरुष के रीति भाव का आलम्बन बनकर रह गई है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि आलम्बन और उद्दीपन, तो यही है वो। और निष्कर्ष देख लेते हैं पूरा, इसका क्या निष्कर्ष है। यहाँ पर रीति काव्य शास्त्र की दृष्टि से चाहिए इतना महत्वपूर्ण न हो, परंतु कवियों ने इसको बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश की है। इस काव्य का साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। ऐसे ही करके जो रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे मैंने आपको प्रेमानुभूति बताई है, यहाँ पर भी इनका जो प्रेम है वो स्वच्छंद और उन्मुक्त है। यहाँ पे प्रेम में कहीं बनावट का छिपाव नहीं है। वहाँ पर तो प्रेम उनका अलग देखने को मिलता है कि सिर्फ भोग विलास की। रीति मुक्त कवि हैं, इनका प्रेम बिल्कुल स्वच्छंद है। इनके प्रेम में कोई भी ऐसी वैसी जो भोग विलास की स्त्री को ऐसा कुछ समझना नहीं है। रीति मुक्त कवियों ने अपनी अनुभूति को ही काव्य का विषय बनाया है। इन्होंने अपनी जो अनुभव है इसी को ही काव्य का विषय बनाया है। जैसे स्वानुभूति का वर्णन हो गया, विरह वर्णन में वही है। श्रृंगार के दोनों पक्ष इसके अंदर दिखाए गए हैं, संयोग और वियोग वर्णन। आगे चलते हैं। आगे वही जैसे मैंने आपको नारी चित्रण बताया था कि यहाँ पर नारी को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता है, और प्रकृति चित्रण के अंदर भी वही सेम आलम्बन, उद्दीपन, भक्ति भावना के अंदर भी इसके अंदर कृष्ण भक्त थे, सूरदास कृष्ण के भक्ति दिखाया गया। रस अलंकार रस वही वीर रस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और भाषा शैली वही ब्रज भाषा का सफल प्रयोग, और साथ ही इसके अंदर मुक्तक शैली का निर्वहन किया गया है। कवित, सवैया आदि छंदों का सुंदर प्रयोग
किया गया है। बोधा तथा अलम ने इसे प्रबंध काव्य की रचना की है और वही फिर बाद में आपको क्या करना है, इसका निष्कर्ष लिख देना है। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया ना कि इनके जो शुरुआत के दो पॉइंट अलग होंगे और बाकी 3 से लेके 5 पॉइंट वही हैं। तो मैंने आपको एक तीर से 3 निशाने कवर कर दिए इसी टॉपिक को, और इतने डिटेल में इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। लिखने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका लिखने के बाद इनके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक के नाम लिखने हैं, और प्रवर्तक के नाम लिखने के बाद जो सारे पॉइंट है ना 1 से लेकर 8 तक के पॉइंट के नाम, और इनको बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर भक्ति भावना का वर्णन किया है, कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है, प्रकृति के अंदर आलम्बन और उद्दीपन दोनों का वर्णन किया है, प्रेम इनका शौचंद है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी 2-2 लाइन में इनको लिख देना। बस पॉइंट एग्जाम में सारे लिखना, और लास्ट में निष्कर्ष जो पूरा निचोड़ लिखते हैं वो अपनी भाषा के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे तो इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर, या फिर हम एक लाइन ये भी बना सकते हैं कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि रीति काव्य शास्त्र की दृष्टि चाहे भी इतना महत्वपूर्ण न हो, परंतु कविता की दृष्टि से बहुत बड़ा है। तो मैंने आप सभी को वो एग्जाम पॉइंट व्यू से भी आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका बताया है, वैसे भी पूरा डिटेल टॉपिक बताया है। तो यार मुझे नहीं लगता कि अब आप सभी को इसके अंदर डाउट होगा। तो फिर मिलते हैं आपको किसी ऐसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।